हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग कक्षा 10 के सब्जेक्ट विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं, जो 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो भी हमने प्रश्न लिखा है, ये लगातार कई सालों से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने 16, 17, 18, 19, 20 और 22 के जो भी प्रश्न हुआ है उसी में हमने प्रश्नों को लिखा है। ठीक है, तो सबको हम एक एक करके आपको सॉल्व कराते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न करे कि एक पारदर्शी कांच के घनाकार गुट के, घनाकार मतलब घन, आप सब लोग घन देखा होगा। आप लोग जो लूडो छक्का खेलते हैं, जो सांप सीढ़ी वाला गिट्टा होता है वो वाला, वो घनाकार का। और घन की एक खासियत होती है, उसकी छः भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक ना, तो उसे घनाकार गुटका बोला। ठीक ना, जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। ठीक ना, और जो घन की जो प्रत्येक भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। की तली पर स्थित मतलब उससे एकदम नीचे स्थित एक कोई काले बिंदु की आभासी गहराई, कोई बिंदु स्थित है। ठीक ना, एक काले रंग की कोई उसके तली पे एक कोई बिंदु स्थित है, जिसकी आभासी गहराई क्या करना, आपको गणना करना है। जबकि कांच का अपवर्तनांक क्या दे दिया है, 1.6 है। ठीक ना, चलिए इसको कैसे देखिए हल सॉल्व करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, चलिए इसको कैसे सॉल्व कर देखिए। सबसे पहले आपको इसको करने से पहले कैसे एग्जाम में लिखना है उसको भी आपको ध्यान देना है। ठीक ना, तभी आपको पूरा फुल मार्क मिलेगा। चलिए देखिए कैसे। आप सबसे पहले आपको लिखना दिया है, जो आपको प्रश्न दिया गया उसको पर लिखना है इस तरह, दिया है। ठीक ना, दिया आपको क्या क्या दिया है, पहले उसको लिख लेना। तो आपको वास्तविक गहराई दे दी। जो भी आप देखते हैं, जो सांप सीढ़ी वाला गिट्टा देखते हैं, चाहे वो आप लोग खेलने बनाने वाला जो आता है, उसको भी आपने देखा होगा। तो वास्तविक गहराई क्या होती है, जो इसकी आप उसको देख रहे हैं वही ना वास्तविक गहराई हो गई। तो आपको वास्तविक गहराई कितना दिया है, आपको वास्तविक वास्तविक गहराई आपको दे दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक ना, और अपवर्तनांक दे दिया है, आपको अपवर्तनांक कितना दे दिया है, 1.6। ठीक ना, ठीक है ना। अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक ना, और चलिए अब आपको पूछा है आभासी गहराई। आभासी गहराई आपसे पूछा है, इस तरह आपको सभी प्रश्नों को लिखना है। ठीक ना, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग हल करते हैं। इसी तरह आपको एकदम एग्जाम में लिखना है, तभी आपको फुल मार्क मिलेगा, वरना कुछ नंबर कट जाते हैं। ठीक ना, अब चलिए, तो देखिए इसका एक सूत्र होता है, इसका एक सूत्र होता है जिसको आपको पता करना है। ठीक ना, आपको पता नहीं, इसी वीडियो में आपको पता हो जाएगा। ठीक ना, इस सूत्र को आप एकदम याद कर लीजिएगा। देखिए आभासी गहराई इक्वल टू होता है, आभासी गहराई बराबर होता है वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई बट्टा अपवर्तनांक नांग। ठीक ना, देखिए आप इस सूत्र को एकदम याद रखिएगा। ठीक ना, इस सूत्र आपको बहुत कम लोग बताते हैं इस सूत्र को। आपको इस सूत्र का याद रखना कि आभासी गहराई इक्वल टू वास्तविक गहराई बटा अपवर्तनांक। तो आपको आभासी गहराई क्या था, तो आप इसको नीचे लिख लीजिए। वास्तविक गहराई कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया, 4 लिख दिए, 1.6। ठीक ना, देखिए दशमलव के बाद एक अंक है तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक ना, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, 40/16। मतलब एकदम बारीकी से हम सॉल्व करा रहे हैं। ठीक ना, तो आप सभी लोग जानते हो। आप इसको काट लीजिए, 8 से काट लीजिए, 8×2 = 16 और 8×25 = 40। ठीक ना, तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए आपका बचेगा 5/2। ठीक ना, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप आएगा कितना, 2×4, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका क्या होगा, आभासी गहराई होगा। ठीक ना, आपको इस क्वेश्चन को एक बार कापी में नोट करके खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न आपको कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। ठीक ना, इसकी क्षमता की गणना कीजिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर के जरूर आएंगे। ठीक है ना, क्षमता ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो उत्तल लेंस बोला है तो आपको सभी पता होना चाहिए, क्षमता जो लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है आपको पता होना चाहिए। आपको अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पी इक्वल टू क्या होता है, एक होता है 100/F। ये कब, ये सूत्र कब लागू होता है, आपको ये सूत्र पता होना चाहिए कब लागू होता है। एक और सूत्र होता है P इक्वल टू 1/फोकस दूरी। ठीक ना, तो ये सूत्र आपको तब लगाना है, ये देखिए दोनों सूत्र में आपको डिफरेंस बता देते हैं, कब आपको ये सूत्र लगाना है, इस सूत्र को कब लगाना है। ठीक ना, ठीक है, जब देखिए इस सूत्र को हम तब लगाना है जब फोकस दूरी आपको किस में दिया हो, सेंटीमीटर में दिया हो। ठीक ना, इस सूत्र को आप कब लगाएंगे कि जब आपका जो फोकस दूरी हो
किस में हो, सेंटीमीटर हो, तब आप इस सूत्र को लगाइएगा। इस सूत्र को आप तब लगाइएगा जब आपका जो फोकस दूरी दिया गया हो किस में हो, मीटर में हो। सबसे बड़ा डिफरेंस यहीं पर ध्यान देना है, ठीक ना। जब ये हमको ये सूत्र कब लगाना है, जब हमारा यफ क्या हो, यफ हमारा मीटर में हो, तब हमको ये सूत्र का प्रयोग करना है। हम इस सूत्र का प्रयोग हमको तब करना है जब हमारा फोकस दूरी क्या हो, सेंटीमीटर हो। देखिए आपको किस में दिया प्रश्न, आपको सेंटीमीटर में दिया है ना। तो चलिए हम कौन सूत्र लगाएंगे, आप लोग बताइए, हम इन दोनों में से कौन सूत्र लगाएं। आप कमेंट में जरूर बताइएगा, नंबर 1 कि 2। ठीक है, तो हम अपने आंसर नंबर 1 लगाते हैं। क्यों, क्योंकि अब फोकस दूरी क्या दिया है, सेंटीमीटर दिया। तो चलिए कर लेते हैं, इतना आसान, बस आपको मान को रख देना है, ठीक ना। तो आपको यहाँ पर लिखना है दिया है, ठीक ना, एकदम सॉल्व कर, एकदम अच्छे से करा रहे हैं, ठीक ना। दिया है, दिया आपको क्या, फोकस दूरी कितना दिया है, लिखा है फोकस दूरी कितना दिया है आपको, 20 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो आपको क्या कहता है, क्षमता याद करना है। तो क्षमता, तो यहाँ पे लिखा पी इक्वल टू क्या होता है, 100, फोकस दूरी कितना दिया है, 20। तो यहाँ पे लिख लीजिए 20। चलो आप काटेंगे कितना आएगा, 20 बच्चे 100। तो पी का मान क्या आ गया आपका, 5। आपका आंसर यहीं पर आ गया है, नहीं आपका अभी क्वेश्चन, अभी आंसर आपका अधूरा है। क्यों अधूरा है, क्योंकि आपने क्षमता का क्या लिखा है, लेंस की क्षमता का आपने अभी मात्रक नहीं लिखा है। बहुत बच्चे गलती कर देते हैं क्या, कि आप इसको ही छोड़ के बस 5 लिखकर चले आते हैं, ठीक है, उससे नंबर कट जाते हैं। तो आपको इसका लिखना है 5 डायोप्टर, ठीक ना। आप इससे डी से भी लिख सकते हैं, ठीक ना। ये क्या होता है, लेंस की क्षमता क्या होता है, क्या मात्रक होता है, ठीक ना। आपको इसको एकदम याद ध्यान रखना। आप किसी का भी न्यूमेरिकल लगाते समय आंसर आ रहा है उसका, तो आप उसका मात्रक लिखना ना भूलें, उससे नंबर कट जाते हैं, ठीक ना। छोटी सी मिस्टेक आपको कोई नंबर काट सकते हैं, ठीक है। चलिए हम दूसरे प्रश्न करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है आपका, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से बनने वाले आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीआईएमपी से कॉल लीजिएगा आप लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक ना। पूछ देगा कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से बनने वाले आभासी प्रतिबिंब, मान लीजिए उत्तल दर्पण में भी, अवतल दर्पण में भी आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है। किस केस में बनता है वो कमेंट करके जरूर बताना, किस केस में अवतल दर्पण के किस केस में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, और उत्तल दर्पण में जानते ही होंगे, ठीक ना। चलिए हम इसको एकदम सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए हम कैसे लिखना है, देखिए हमने लिख दिया, आपको बस कॉपी में नोट कर थोड़ा वो समझना है, ठीक ना। रटना नहीं है, समझना है, रटेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक ना। आप उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए अवतल दर्पण से बनने वाला आभासी प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से बड़ा होता है। मतलब इसका मतलब है कि जो अवतल दर्पण में जो छठे केस में आप जब वस्तु को कहाँ रखते हैं, ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में जब रखते हैं, तो क्या होता है, उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक ना। तो छठा केस अवतल दर्पण का, ठीक है। तो एक बार और देख लीजिए, अवतल दर्पण से बनने वाला आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है तथा वस्तु से बड़ा होता है, जबकि जबकि उत्तल दर्पण से बनने वाला आभासी प्रतिबिंब उल्टा तथा वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। तो अपने इसको अपने कापी में नोट कर लेना है और इसको समझ लेना है एक बार, ठीक ना। अब चलिए हम अगले प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि गोलीय दर्पण, क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण, देखिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या के संबंध का सूत्र लिखिए। तो सभी लोग इस सूत्र को तो आप लोग जानते ही होंगे, सभी लोग इस सूत्र को तो आप लोग जानते होंगे। चलिए कैसे करना, देखिए इसको कुछ करना नहीं है, आपको इसको एकदम अच्छे से लिखना है, ठीक ना। ये क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको करके दिखाया था, ठीक ना। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या का संबंध लिखिए। तो आपको लिखना है, इसमें आपको लिखना है, बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी क्या होती है, दुगुनी होती है, ठीक ना। जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी क्या होती है, दुगुनी होती है। चलिए हम इस पर करके आपको दिखाए थे। देखिए किस तरह होता है, जो वक्रता त्रिज्या होती है जिसे हम आर से लिखते हैं, ठीक ना, ये फोकस दूरी क्या होती है, दुगुनी होती है। यह क्या है, एक संबंध है, ठीक ना। आप इसको या करके भी लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू क्या होगा, एफ इक्वल टू आर बट्टा 2, ठीक ना। ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये सूत्र और ये दोनों सूत्र इन न्यूमेरिकल लगाने में बहुत काम आता है। आप एक सूत्र को याद करेंगे ना, इससे देखिए इसी से ये सूत्र बना है, ठीक ना। तो आप इस सूत्र को याद रखिएगा, ठीक ना। इससे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी क्या होती है, दुगुनी होती है। उसके बाद आपको इस सूत्र को नीचे लिख देना है, ठीक है। तो आपको पूरा फुल मार्क मिलेगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर किस दर्पण का उपयोग होता है। जो आपने देखा होगा सड़क पर, आप लोगों ने सड़क देखिए, जब जब आप लोग रोड पर जाते हैं तो रोड के किनारे किनारे जो भी पुल पर आप लोग देखे होंगे कि लाइट लगे होते हैं, ठीक ना। तो उसी सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर किस दर्पण का उपयोग होता है। जो दर्पण लगा होता है, जो दर्पण उसमें लगा होता है कांच का, वो किसका होता है, ठीक ना। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, मतलब वो जो बनता है उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। इस दर्पण एक और उपयोग किए थे। देखिए एक उपयोग तो आपको बता दिया कि सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर उस किस दर्पण का प्रयोग करना था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको किसका होना चाहिए, हम लिख कर दिखाया था आपको, ठीक ना। तरफ से लिखना है, ठीक ना। चलिए बता देते हैं। सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। जो सड़कों पर लगे लैंप होते हैं उन पर किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का, ठीक है ना। और इस दर्पण का उपयोग वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किया जाता है। जब आप बाइक चलाते हैं तो उस पर साइड मिरर दो होते हैं ना, उनमें किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। तो देखिए दो उपयोग हो गया ना, तो आप ये दोनों उपयोग को क्या करना, याद कर लेना, ठीक ना। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तल दर्पण का दो उपयोग लिखिए, तो आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक ना। ठीक है, तो इससे आपका 2-3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन छोटा प्रश्न करता है। किसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितनी किरणों की आवश्यकता होती है। तो आपको आंसर में क्या लिखना है कि किसी भी बिंदु पर, आपको नोट करना है कापी में, ठीक ना, बोल रहे आप नोट कर लीजिएगा। किसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है, ठीक ना। कितने किरणों की आवश्यकता होती है, 2 किरणों की आवश्यकता होती है। चलिए आपको डायग्राम की मदद से समझा देते हैं। देखिए इसी में देख लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पर कितने किरण गई, 2 किरण गई है, ठीक ना। देखिए एक चलो पढ़े, एक केस आप लोग पढ़ा होगा कि मुख्य के समांतर जाने वाले प्रकाश किरणें दर्पण से टकरा क्या होती है, फोकस बिंदु से गुजर जाती है, ठीक ना। और तो देखिए यहाँ से आई है, फोकस बिंदु से गुजर रही है, वक्रता केंद्र से गया है अपने मार्ग में वापस चले, ये भी एक केस है, आपने पढ़ा होगा, ठीक ना। देखिए 2 किरणें आई, एक नहीं आई है, 2 किरणें यहाँ से बनी है, तो यहाँ पर एक प्रतिबिंब का निर्माण हो गया ना। तो वही आपसे क्वेश्चन में कह रहा था, ठीक है ना। चलिए हम अगले प्रश्न कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक ना। अवतल दर्पण में फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, ठीक ना। तो आपको इसमें किसका मान निकालना है, आपको इसमें भी का मान निकालना है, ठीक ना। चलिए हम करके दिखाते हैं, ठीक है ना। चलिए हम करके आपको दिखाते हैं। देखिए आपको कैसे करना है, इसको हम लिख कर दिखाते हैं। पर सबसे पहले लिखना है क्या कि दिया है, ठीक ना। आपको क्या दिया है, अवतल, देखिएगा लिखिएगा इस तरह, अवतल दर्पण की फोकस, आपको इसी तरह लिखना है एग्जाम में, ठीक है ना, तभी पूरा फुल नंबर मिलेगा, ठीक ना। कितना है, फोकस कितना दिया है, -10, ठीक ना। -10 क्यों लिए हैं, क्योंकि ये अवतल दर्पण होता है, ठीक ना। अवतल दर्पण में निगेटिव होता है फोकस दूरी, ठीक है। अब आपको वस्तु की दूरी कितनी दी है, वो यहाँ पर लिख लीजिएगा, वस्तु की दूरी, ठीक ना, वस्तु की दूरी, ठीक ना, जिसे हम किससे लिखते हैं, यू से लिखते हैं, ठीक ना। ये कितना है, -20 सेंटीमीटर, ठीक ना। ये भी सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर, ठीक ना। आपसे प्रतिबिंब पूछा, मतलब आपको भी इसमें भी का मान पूछा है, ठीक ना। चलिए हम इसको कर लेते हैं। आप सबसे इसे हम लिखना है दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, ठीक ना। चलिए दर्पण का सूत्र बताइए। चलिए दर्पण का सूत्र क्या होता है, दर्पण का सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u, ठीक ना। इसमें f क्या है, फोकस दूरी, v क्या है, प्रतिबिंब, ठीक ना, प्रतिबिंब, और u का है आपका वस्तु, ठीक ना, ठीक है। अब चलिए इसका मान रख लेते हैं। इसमें f का मान आपको कितना दिया है, f का मान आपको दिया है -10, और v का मान आपको ज्ञात करना था, उसको एज इट इज लिख दीजिए। u का मान क्या है आपका -20, ठीक ना। अब इसको माइनस का ऊपर कर लीजिए, -1/10, ठीक ना। ये माइनस ऊपर जाएगा, फिर इधर क्या हो जाएगा प्लस में, तो +1/20, ठीक ना, 1/v, ठीक है। चलिए हम आगे करते हैं। सर इसको समझना कैसे किए हैं, देखिए जब आप -1 से गुणा कराएंगे तो क्या होगा, ये प्लस में जाएगा, ऊपर माइनस चला जाएगा, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और इधर क्या हो जाएगा प्लस में, इधर जब आएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ सब कर लीजिएगा, आप यहाँ से लॉस हो लीजिएगा,
तो लॉसर लेंगे तो आपको आएगा 20। तो आप इससे इसे भाग दीजिए, 10 दूना 20, 2 बार माइनस का 2, प्लस 20 से 20 कट जाएगा एक बार में, यहाँ पर होगा 1। ठीक है, यहाँ पर 1/v। ठीक है ना। अब चलिए इसको आप घटाएंगे तब क्या आएगा, माइनस का 1। ठीक है, बट्टा 20, 1/v। ठीक है, अब आप इसका कीजिए व्युत्क्रम कर दीजिए, या तो लिख दीजिएगा दोनों पक्षों को व्युत्क्रम करने पर, तो इसको आप लिख सकते हैं v इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न